अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस क्लास एक्स ही बोल लेते हैं इसको। चैप्टर भी इसका एक्स है एनसीईआरटी में, बाकी कई सारे क्लासेस का या कई सारे बोर्ड का अलग अलग हो सकता है। यानी कि कुछ लोग बोल रहे हैं पहला चैप्टर, कुछ लोग बोल रहे हैं कोई भी चैप्टर है। आई डोंट नो कि आपकी बुक में कौन सा चैप्टर होगा, बट जो भी है हम लोग ये पढ़ रहे हैं। इसकी मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस बना दी हैं। अब कई सारे लोगों ने ये कहा है मुझसे कि भैया आप बहुत ज़्यादा पार्ट बना रहे हो, इतने सारे पार्ट कौन बनाता है वीडियोज़ के। तो भैया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो सिर्फ एक पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताओ 1 घंटे में कभी आपकी साइंस की या एसएसटी की क्लास खत्म हुई है क्या? कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक दिन में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो? स्कूल में आप, चलो स्कूल की बात छोड़ दो, अगर आप बहुत महंगे कोचिंग सेंटर में भी जाते हो, कभी एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म किया जाता है? नहीं ना। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाते हैं सारा कुछ। मैं यहाँ पर यही कर रहा हूँ। बेशक मेरी वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जितने आते हैं वो पूरा सीख कर जाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि 10 लाख लोगों से व्यूज़ ना कमाने की अपेक्षा अगर मैं 1000 लोगों को भी ढंग से पढ़ा दूँ, कोई चीज़ अच्छे से सिखा दूँ, तो वही काफ़ी है। मैं अपने यहाँ पर जैसे मेरे ट्यूशन में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको जैसे मैं पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ बिल्कुल वैसे ही आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ पता चले। ये नहीं कि मैं व्यूज़ कमाने के चक्कर में आधे टॉपिक छोड़ दिया, आधे पॉइंट छोड़ दिया और चैप्टर आपको पूरा समझा करके रख दिया। एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर कैसे हो सकता है यार? आप बताओ, आप में से कौन कौन राजी है मुझे बताना जो ये बोलता है कि हाँ भैया जैसा चल रहा है सब कुछ सही चल रहा है। क्योंकि मैं कई सारे पार्ट में बनाता हूँ। पार्ट का मतलब एक टॉपिक एक वीडियो में ख़त्म करता हूँ, 20-25 मिनट का वीडियो हो जाता है। और यकीन मानो कि 1 घंटे का क्लास होता है। 1 घंटे में अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, भाई देखो जो टीचर है लिखेगा फिर मिटा लेगा, तो जो लिखने मिटालने का टाइम होता है वो तो मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस हिसाब से मेरी भी क्लास 45-40 मिनट की बनती है। फिर उसमें से कट करके फालतू का टाइम जितना भी होता है हटा करके मैं उसको 20-22 मिनट का बनाता हूँ ताकि आपको एक टॉपिक समझ में आ जाए। अब से वीडियोस कंटिन्यूअसली आने वाली क्योंकि मैंने आज बहुत हिम्मत करके जो है वापसी से कम बैक कर लिया है। चलो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, हालांकि मैं मोबाइल में देख करके बनाता हूँ कि घड़ी में कि कितने मिनट का क्लास होता जा रहा है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था ये चैप्टर लाइन वाला, ये लाइट एंड लाइंस है, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला, वही रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। इसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। आपको बेस वाले फार्मूले बता दिए। उस फार्मूले में अभी 2 फार्मूले रह गए हैं, वो जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो सारी वीडियोस देख लेना अगर आपको चैप्टर ढंग से समझना है तो। मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप मेरी ये सारी वीडियोस फॉलो करोगे, आपको ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस, अपने यहाँ तक की क्लास की भी जो आपकी स्कूल की क्लासेस है वो भी नहीं लेनी पड़ेगी। आपको चैप्टर पूरा समझा दूंगा, एक एक पॉइंट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्मूले से। आपने देखा होगा आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये वाला टेबल शो करता है। इस टेबल को आपको याद करना होता है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके बताऊंगा। पहला तो आपको टेबल आसानी से याद करना, और दूसरा आपको टेबल याद ही नहीं करना, फिर भी आपको ऐसे ही सारे चित्र समझ में आ जाएंगे। यानी कि सारी किरणें, सारे रेखाएं, सारे चित्र जो भी हैं, लाइनिंग वगैरह, कहाँ से रे आ रही है, कहाँ से प्रकाश आ रहा है, कहाँ से आपका लेंस का जो या दर्पण का जो इमेज बन रहा है, वो सब कुछ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखो बिना स्किप करे हुए। चलो हम लोग सबसे पहले चार्ट को ही समझ लेते हैं। चार्ट बनाना, चार्ट को कैसे आप याद रखेंगे ये समझ लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट दोनों हैं। कुछ लोग ये करेंगे कि एक फिगर बनाएंगे और फिगर को याद कर लेंगे, ठीक है, इसमें उनको पता चल जाएगा और वही चीज़ वो चार्ट में लिख देंगे। ये तरीका बहुत आसान है कि आप फिगर को समझ लो, क्योंकि फिगर समझने से आप सारी चीज़ें समझ जाते हो। लेकिन मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। मैं आपको चार्ट भी याद करना बता रहा हूँ और ये भी बताऊंगा, ये ज़्यादा बेस्ट है। देखो जो चार्ट जो है ये है अभी अवतल दर्पण का। आपको टोटल 4 चार्ट पढ़ने हैं। पहले वाले में 6, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 6, उसके चौथे वाले में 2 पॉइंट। तो पहला वाला है आपका अवतल दर्पण का। हम देखेंगे अवतल दर्पण में जो चीज़ें वो कहाँ कहाँ पर रखनी होती हैं और कैसे कैसे उसके इमेज बनते हैं, कहाँ कहाँ पर बनते हैं, हम सारा कुछ देखेंगे। देखो मैं उदाहरण के लिए एक अवतल दर्पण ले रहा हूँ और यहाँ पर इसकी फोकस दूरी और फोकस दूरी से ठीक डबल, यानी कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है ये केंद्र हो गया C। आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। अब देखो हमें चार्ट जो है अवतल दर्पण के लिए पहला पॉइंट क्या रखना होता है, कोई भी वस्तु हम अनंत पे रखते हैं, कहीं भी, यहाँ 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 यहाँ, कोई भी वस्तु हम पहले कहाँ रखते हैं, अनंत पे, ठीक है। दूसरी वस्तु हम कहाँ पर रखते हैं, दूसरी जो मतलब उस वस्तु को ना हम उठा करके C के थोड़ा सा पास में ले आते हैं। आपको क्या करना है, पहले दूर था फिर C के पास में ले आए, तो अभी वस्तु यहाँ पर आ गया है। तो C से
परे, सी के पास या सी से परे, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें यही लिखा हुआ है। तीसरी इमेज में हम उसको कहाँ रखेंगे? अब देखो पहले दूर था, फिर सी के पास आ गया, फिर उसको उठा के सी पर रख देंगे। आप ध्यान से समझो, अब हमने चित्र को कहाँ रख दिया है? सी पे रख दिया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तीसरे नंबर पे सी पर। चौथे में हम क्या करेंगे? उसको सी और एफ के बीच में रख देंगे। समझ में आ रहा है ना? पहले में बिल्कुल दूर, दूसरे में यहाँ पर, फिर तीसरे में सी पर, फिर सी और एफ के बीच में। ध्यान से समझ लो भाई, चौथे में सी और एफ के बीच। फिर इसके बाद में आपकी जो इमेज है, जो वस्तु है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो सीधा सीधा एफ पर आ जाएगा। पहले हमने दूर रखा था, अभी वो आ गया पूरी तरीके से एफ पे, ठीक है। पांचवें पर हमने रख दिया एफ पर, और छठे पर हम कहाँ पर रखेंगे? एफ और पी के बीच में। यानी कि आपको ये ध्यान देना है, देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले सबसे दूर, फिर थोड़ा पास, फिर सी पर, फिर और पास, फिर एफ पर, फिर और पास। इस तरीके से आप देखेंगे टोटल 6 पोजीशन बनती हैं। तो आपको ये पॉइंट याद कर लेना है। कौन कौन से फिर से बता रहा हूँ? दूर, फिर सी के पास, फिर सी पर, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर, और फिर ये इधर। और इन्हीं 6 पॉइंटों को आपको ऐसे चार्ट पर लिख देना है। तो एफ पर, और छठा आपका एफ और पी के बीच में, ठीक है। अब देखो अगला जो पॉइंट है, जो हमने, ये तो थी हमारी वस्तु की स्थिति। अब हम समझेंगे जो प्रतिबिंब है वो कहाँ कहाँ पर बनेगा। ध्यान से समझना है। प्रतिबिंब आपका स्टार्ट होगा एफ से। हमने इसको स्टार्ट किया था इधर से, और इसको हम स्टार्ट करेंगे एफ से। अब कैसे समझना है, एफ से कैसे स्टार्ट करेंगे भाई? ध्यान से देख लो सब लोग। पहला जो प्रतिबिंब होगा अनंत वाले का, वो बनेगा एफ पे। पहला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई? एफ पे। लिख दो ध्यान से, एफ पर। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये मैं कुछ भी चित्र नहीं समझा रहा हूँ। चित्र जब समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये चार्ट भी याद ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर जो लोगों को चित्र ना समझ में आए, पहले ही उनके लिए चार्ट बना के बता दे रहा हूँ। पहले आप लिख दो एफ पर, फिर आप लिख दो एफ और सी के बीच में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एफ और सी के बीच। फिर उसको हमने इधर थोड़ा बढ़ा देंगे, तो अगला पॉइंट हमारा क्या मिल रहा है? सी पर। तो यहाँ पर लिख देंगे सी पर। फिर अगला पॉइंट क्या मिल रहा है? सी से परे, ठीक है, थोड़ा सा इधर, क्योंकि जैसे जैसे हम चीज को इधर ला रहे थे वैसे वैसे हमारी जो इमेज है इधर चली जाएगी। तो ये जो अगला चौथा नंबर का पॉइंट है वो सी से परे। ध्यान से देख लो भाई, सी से परे। और फिर अगली बार में जैसे हमने ये देखा था, सी से परे के ऊपर क्या है? अनंत। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, एफ पर, ठीक, उसके ऊपर वाले में सी और एफ के बीच में, फिर कहाँ पर आ गया? सी पर, फिर सी से परे, उसके बाद में कहाँ पर आ गया? अनंत पे। ये लिखा हुआ है अनंत। अब बचा छठा नंबर। छठे में कहाँ चला जाएगा? अनंत से पीछे क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। तो अनंत से पीछे कुछ नहीं है, तो उधर से उधर साइड निकाल दो, यानी कि दर्पण के पीछे निकाल दो। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? दर्पण के पीछे, ठीक है। ये तो आपको याद हो गया, वस्तु और उसका प्रतिबिंब का चित्र। आई होप, सॉरी, आपको ये टेबल इतना याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अनंत से यहाँ तक लिखो, फिर इसका एफ से उल्टा उठा करके पॉइंट यहाँ पर लिख देने सारे, एफ पर, एफ और सी के बीच में। देखो ना, एफ यहाँ पर है, एफ और सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी से परे यहाँ पर है, अनंत यहाँ पर है। चित्र अभी समझाऊंगा तो सारा और क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए बस इतना ही समझ लो। इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो हमारा इमेज है वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि क्या है। सबसे पहले सबसे छोटा, सबसे पहले सबसे छोटा, पहला पॉइंट सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या होता है? बिंदु साइज। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, तो उससे बड़ा कैसा बनेगा? छोटा। फिर बिल्कुल बराबर, सी के लिए हम बिल्कुल बराबर रखेंगे, ठीक है। फिर उससे बड़ा हम क्या बनाएंगे? बड़ा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बड़ा। मतलब जितनी भी आपकी बड़ी चीज है उससे वो बड़ा ही बनेगा। अगर इस पोजीशन पर कोई चीज है सी और एफ के बीच में, तो जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उससे इमेज उसका बड़ा ही बनेगा। हमने बड़ा लिख दिया। फिर उसके बाद में अत्यधिक बड़ा। अत्यधिक बड़ा कितना बड़ा हो सकता है? कई गुना बड़ा हो सकता है, 100 गुना, 50 गुना, डिपेंड करता है आपकी त्रिज्या के ऊपर। लेकिन अभी समझने के लिए सिर्फ अत्यधिक बड़ा समझ लो। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? विवर्धित। विवर्धित का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा। चलो जैसा भी हो, या फिर अविवर्धित का मतलब मैं क्लियर नहीं बता सकता यहाँ पे, लेकिन आपको ये विवर्धित ही याद कर लेना है। एक्चुअली में काफ़ी बड़ी इमेज बन जाती है, साफ नहीं बनती, धुंधली बनती है, या फिर कैसी भी हो सकती है। चलो ये हो गया आपका विवर्धित। तो ये आपको इतनी चीज़ें पता चल गई होंगी। अब इसका लास्ट और सबसे लास्ट वाला स्टेप देखते हैं क्या है। लास्ट वाला
जो अनंत है, अनंत पे जो आपकी चीज़ बनेगी वो कैसी बनेगी, अनंत पर जो चीज़ बनेगी वो भी बनेगी वास्तविक और उल्टी। ये दोस्तों यहाँ पे वास्तविक लिखने की कोशिश की है, ये भी आपकी वास्तविक है और उल्टी है, ये भी आपकी वास्तविक है और उल्टी है, ये भी आपकी वास्तविक है और उल्टा है। मतलब जो आपका इमेज है उसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक उल्टा, ये भी कैसा है, वास्तविक और उल्टा। ये केवल एक चीज़ है जो सीधा बनेगा, ठीक है। सीधा क्यों बनेगा इसके बारे में जब हम इमेज देखेंगे ना तो समझ में आएगा, लेकिन ये आभासी बनता है। इसका मतलब है आपको क्या याद करना था, इस टेबल में आपको कुछ भी नहीं याद करना था, आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद करने थे। पहला दर्पण के पीछे, दूसरा विवर्धित और तीसरा सीधा और आभासी। बाकी सब कुछ आप एक इमेज के साथ में सारा कुछ बना सकते हो। फिर से एक बार समझा देता हूँ फटाफट से। पहले हम अनंत पे लेंगे, फिर उससे थोड़ा सा पास लेंगे, फिर सी पर लेंगे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर, फिर एफ और पी के बीच में। ये हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। फिर हम एफ से स्टार्ट करेंगे 5वें नंबर से, सारा उल्टा लिख देंगे। ये हमारा सारा बन गया, मतलब 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इधर से लिख दो, ये आपकी टेबल हो गई। फिर उसके बाद में हमने सबसे छोटा लिया, फिर उससे बड़ा, फिर बराबर, फिर बहुत बड़ा, मतलब बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा। इसके बाद में आ जाते हैं सारे वास्तविक और उल्टे हैं, सिर्फ एक बनेगा सीधा और आभासी। अब ये टेबल क्यों आपके काम आएगी इसको समझ लो ध्यान से। ये जो टेबल है, जब आप एग्जाम में जब आप कोई आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उस टाइम पर ना याद आ रहा हो, उसके चित्र ना समझ में आ रहे हो, तब आपको ये टेबल काम आएगी। आपको देखना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है। आपका ऑब्जेक्ट सी पर रखा है कि सी और एफ के बीच में रखा है, कि एफ पर रखा है, कि एफ और पी के बीच में, या अनंत पर रखा हुआ है, कहीं भी हो। अगर आप ये समझ गए कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। फिर आप उसी हिसाब से चित्र ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आपने चित्र ड्रॉ किया, यानी कि आपने ये जो आरेख है वो बना दिया, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5/5। और ये 5 नंबर लाने के लिए भाई आपको ये 4 जो चार्ट हैं ये याद करने पड़ेंगे, या कह लें इनकी श्रेणी याद करनी पड़ेगी, या फिर जो भी आपको समझना है समझ लो। अब दोस्तों हम लोग इसके आरेखों को समझ लेते हैं ध्यान से। गाइज अब हम लोग आरेख से समझेंगे कि चित्र कहाँ पर बनेंगे, उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, और वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, उसका दर्पण कहाँ पर होगा, सारी चीजें अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए गाइज मैं अगली क्लास में वीडियो लूंगा, ताकि आपको सारा कुछ डिटेल से समझ में आए, क्योंकि ये काफी ज्यादा लंबा क्लास हो रहा है। अवतल दर्पण का जो पहला आरेख है इसको समझ लो। देखो पार्ट कई सारे वीडियो के चैप्टर के बन जाएंगे, लेकिन आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला नंबर हमने क्या रखा था, पहला नंबर हम रखते हैं, देखो ये हमारा दर्पण है और दर्पण से दूरी पर कुछ f है, यानी कि फोकस दूरी है, और इसकी त्रिज्या यहाँ पर r है। r को हम किससे डिनोट करते हैं, c से डिनोट करते हैं, यानी इसका जो सेंटर होता है c से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखना ये है कि जो हमारा दर्पण है उससे वस्तु हमने कहाँ पर रखी है। तो पहले नंबर पर हम वस्तु रखना चाहते हैं अनंत पे। अगर हमने कोई वस्तु अनंत पर रख दी, अनंत का मतलब होता है कहीं भी, जो वस्तु आपने कहीं भी रखी हो। तो मैंने आपको ये समझाया था, आप पीछे की मेरी सारी वीडियोस फॉलो करो, ये सारा आपको बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो समझ में आएगा। मैंने आपको ये समझाया था कि हर एक वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलती हैं। कितनी किरणें निकलती हैं, बहुत सारी किरणें निकलती हैं। देखो आज एक थोड़ा सा उदाहरण बता देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। ये आपकी एक वस्तु है, वस्तु क्या है, मार्कर है, ठीक है। यही जो मेरे पास मार्कर है, ये आपका मार्कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, एक बल्ब जल रहा है। बल्ब से बहुत सारी किरणें जो हैं यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, बहुत सारी किरणें आ रही हैं। और आप यकीन मानो इसके हर पॉइंट पे करोड़ों की संख्या में किरणें गिर रही होंगी। पॉइंट मतलब जैसे यहाँ पर इधर 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 बहुत सारी किरणें हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और हर पॉइंट से करोड़ों किरणें हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। लेकिन सिर्फ वही किरण, सिर्फ और सिर्फ वही किरण हम लेंगे जो किरण इसके समांतर आएगी। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। समझ लो ना, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वही किरण हम यहाँ पर लेंगे। बाकी किरणें देखो आएंगी तो एक किरण यहाँ से निकलेगी, यहाँ से चली जाएगी बीचों बीच से, ठीक है, यहाँ पर टकराएगी, उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो कोई इमेज नहीं बनाएगी। हम वो किरण लेंगे जो हमारे नियमों को फॉलो करे, क्योंकि किरणें तो बहुत निकल रही हैं और सभी कोई टकरा के उधर जा रही है, कोई उधर जा रही, कोई उधर जा रही, कोई उधर जा रही, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको किससे फर्क पड़ता है, जो हमारा इमेज बना दे। तो हम सारी किरणें ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि सारी किरणें ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा, घोचा माची हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सो दैट हम सिर्फ 2 किरणें लेते हैं, एक सबसे ऊपर की और दूसरी सबसे नीचे की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि ये किरण कहाँ से निकल रही, क्या हो रहा, क्यों हो रहा। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ।
तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, और इसका क्या होगा, इसकी दो किरणें निकलेंगी। हालांकि हर एक डायरेक्शन से, हर एक जगह से, हर एक पॉइंट से किरणें निकल रही हैं, और यकीन मानो ये हर एक डायरेक्शन में निकल रही हैं। ठीक है, इधर भी जा रही हैं, थोड़ी इधर भी जा रही हैं, थोड़ी नीचे भी जा रही है। देखो एक किरण इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई। आपको मैं कीड़े बना के दिखा रहा हूँ, देखो तो कितना ज़्यादा खराब कर रहे हैं अपने इंक को। कोई बात नहीं, आपको बस समझ में आ जाए, और मेरे को बताना है समझ में आया कि नहीं आया। अब इतनी सारी किरणें निकल रही थी, हमने सबसे ऊपर की ले ली। कौन सी? जो सबसे ऊपर जा रही है, लेकिन किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ये आपका मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर। एक जा रही है इसके समांतर, जो इसके समांतर जा रही है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर। मैंने सबसे नीचे की ले ली, एक सबसे ऊपर की ले ली। डजेंट मैटर कि आपका ये यहीं पर भी बन सकता था, ये यहाँ पर भी आ सकता था, कैसा भी आ सकता था, और इसके बीच की जो दूरी है वो अनंत है। अब देखो हमें पता है कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आपने फॉर्मूले वाली पीछे वाली वीडियो देखी होगी, इसके जस्ट पीछे की, लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं देखी भाई तो सारी वीडियो फॉलो करके तभी वाली देखो। तो ये यहाँ पर टकराएगी, और टकराने के बाद में कहाँ से वापस जाएगी? एफ से जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वो कहाँ से गुजरेगी? एफ से गुजरेगी। और ऐसे ही जो नीचे की किरण है वो भी मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, इसलिए ये भी एफ से गुजरेगी। अब होता क्या है कि जहाँ पर दोनों किरणें सबसे ऊपर की और सबसे नीचे की, यानी कि जो सबसे बाहरी किरणें जो मिल जाती हैं, हम उसी को मान लेते हैं। मानते क्या एक्चुअली में वो बिंदु वहाँ पर इमेज बनाता है, जहाँ पर दोनों किरणें क्रॉस करेंगे वहीं पर इमेज बनेगा। अब देखो दोनों किरणें क्रॉस कैसे करेंगी? ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, तो जो साइज होगा वो कैसा होगा? एकदम छोटा। तो इसका जो साइज बनेगा कैसा बनेगा? अत्यंत छोटा बिंदु साइज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिंदु साइज। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं बनाई हैं, ऐसे 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 बहुत सारा जो डगड़म होता है वो आप अपनी बुक से बना लेना। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बोर्ड पे बनाना, टाइम खाली वेस्ट करना हो जाएगा। सो दैट मैं सिर्फ काम की चीज़ें ले रहा हूँ। तो ये हो गया आपका बिंदु साइज। अब देखो एक चीज़ आपको बहुत समझने वाली चीज़ है, जो ऊपर की किरण आ रही थी वो नीचे चली गई, और जो नीचे की किरण आ रही थी वो ऊपर चली गई। तो आपस में इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। इसी चीज़ को हम कहते हैं उल्टा। इसका जो इमेज है वो कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और इसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है? एफ पर बन रहा है। तो इमेज कहाँ पर बन रहा है? एफ पर। अब देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। अगला जो हमारा पॉइंट है, यानी कि अगला जो 2 नंबर का पॉइंट है वो ये है कि वस्तु को अनंत से उठा के सी के पास में ले आओ। कितना पास में ले आओ पता नहीं, लेकिन सी के परे यानी कि सी के आसपास में ले आओ। तो देखो यहाँ पर भी बहुत ही साधारण सा गेम है जो आपको समझना है। क्या समझना है? वही फॉर्मूले जो आपने 3 फॉर्मूले पीछे पढ़े थे, उन्हीं फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही आप उनको ध्यान में रख लोगे आपको सारा कुछ समझ में आने लग जाएगा। ये हमारा दर्पण है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। और ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष में सी हमारा मान लेते हैं यहाँ पर है, और जो एफ है फोकस बिंदु है वो यहाँ पर है। हमने इमेज को यहाँ पर रख दिया। अब क्या होगा? यहाँ से एक किरण इसकी यहाँ निकलेगी और यहाँ से निकल करके एफ पर आएगी, ठीक है। और दूसरी जो इसकी किरण होगी, आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जो किरणें होती हैं वो जितनी ज़्यादा पास में जा सकती हैं उतनी ज़्यादा हम पास की लेते हैं। तो जैसे यहाँ वाली जो किरण है वो दूसरी किरण एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, एक वहाँ से निकलेगी, पता नहीं कहाँ से आएंगे, लेकिन हम वो किरण लेंगे जो हमारी इमेज बना दे। तो इसी पॉइंट से निकल करके जो दूसरी किरण यहाँ से गुजरेगी एफ से। आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई भी किरण जो एफ से गुजरती है वो रिफ्लेक्ट होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो अब आप ये देखोगे कि जो ये वाला इमेज है, ये वाला जो किरण है वो टकरा करके यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो किरण है वो टकरा करके कहाँ आ रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है। तो जहाँ पर इन दोनों ने आपस में क्रॉस करा वहीं पर इसका इमेज बनना शुरू हो जाएगा। और ये जो किरण है यहाँ का देखो, ये ए डैश हो गया, सॉरी ये ए है और ये बी है, मतलब ए भी हमारी वस्तु है। तो इसकी जो ए किरण है वो कहाँ पर आ रही है? ये आ रही है, मतलब ए डैश। और जो इसकी बी की किरण है वो सीधा पी पर टकरा करके पी से ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है, मतलब यहाँ से गई और इसी पर आ गई। तो इसके आने के कारण क्या हुआ कि बी डैश तो आपका यहीं पर है, लेकिन ए डैश यहाँ पर बन रहा है। तो आपकी इमेज कहाँ पर दिखाई देगी? यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। ये बी डैश हो गया और ये ए डैश हो गया। आपको शायद ये वाला जो चित्र है थोड़ा सा क्लियर ना हुआ हो, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार समझा देना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है। आपको शायद ये वाला चित्र ना समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और एक बार समझाना चाहता हूँ।
तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं हर एक चित्र पे पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि आपको ऐसा समझ में आए कि आपको कभी दोबारा समझना ही ना पड़े। ठीक है, मतलब ये सारे जो चित्र हैं वो रियल प्रैक्टिकल के साथ मैं समझा दूंगा। तो आई होप अब इससे हम लोग कुछ सीख ले लेते हैं। क्या इसका जो वस्तु था वो कहाँ पर था, सी से परे था। ठीक है, इसका जो इमेज बनना है वो कहाँ बनना है, सी और एफ के बीच में बनना है, सी और एफ के बीच। जो इमेज है वो कैसा बनना है, देखो यहाँ पर ए ऊपर है, यहाँ पर ए नीचे है, मतलब वो बनना है उल्टा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता तो कैसा बनता, आभासी, और अभी कैसा बनना है, वास्तविक। और सबसे आखिरी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने सारा कुछ लिख तो दिया है, ये रह गया बिंदु साइज वाला, कैसा बनना है, छोटा बनना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों अगर आपने इतना समझ लिया है तो आप बचे हुए 4 चित्र भी समझ सकते हो। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, सो दैट मैं आपको इतने समझा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगली वीडियोस की तो कल आएगी, नहीं तो मैं आज ही, अगर सब लोग डिमांड करेंगे तो मैं इसके आगे का और ही समझा दूंगा। अगर ये चित्र भी आपको क्लियर नहीं हुए तो मैं पर्टिकुलर वीडियो, मतलब पर्टिकुलर चित्र पे पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊँगा। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक करके बताना, और साथ में अभी भी देख रहे हो तो यस जरूर लिख देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।